भोले तेरी पूजा करूं ऐसा दे मने सासरा, बींद चाहे कोई दे ससुरा दे डोटासरा। उसका परिणाम मिल गया ना। आप जो भाषण देते हो तो सब क्यों ये कहते हैं फूफा जी के फटकारे? आप ये नहीं बता रहे हो कि प्रदेश को क्या करना है, यूथ का क्या करना है, आप डांस कर दे रहे हो। किससे आप सीधी टक्कर मानते हैं? कैलाश चौधरी से, रविंद्र सिंह भाटी से? फाइल सल्टा दो, मोरिया बुला दो। हाँ तो मारवाड़ी भाषा है साहब। एक सीट पे आपने हरा दिया तो आप कह रहे हो मोरिया बोल गया। आपकी तो सरकार चली गई तो आपका मोरिया कायदे से बोला। ईडी से डर लगता है क्या? आप ये मानते हैं कि जो पेपर लीक हुए वो सिस्टम की खामी थी और उस सिस्टम का हिस्सा गोविंद सिंह डोटासरा भी थे? पर्ची सरकार पर्ची से ही निकली थी, वो सरकार बनी थी। पीसीसी अध्यक्ष रहते हुए गोविंद सिंह डोटासरा से टिकट कई जगहों पे गलत बंटे। एक नेता पंचायत चुनाव लड़ता है और प्रधान बनता है, प्रधान से सफर आगे बढ़ता है और प्रधान विधायक बन जाते हैं। विधायक 20 सालों के करियर आते आते पीसीसी चीफ यानी कांग्रेस पार्टी के राज्य के अध्यक्ष बन जाते हैं। कहा गया गोविंद सिंह डोटासरा के प्रदेश में दो दोस्त हैं, एक अशोक गहलोत जो उन्हें बहुत मानते हैं ऐसा यहाँ के जानकार कहते हैं, और एक वो जिसके लिए गोविंद सिंह डोटासरा कहते हैं एक का नाम मैं लूं कोन्या। नाम नहीं लेते क्या आप? नहीं, क्यों नहीं लेते। हाँ। लेकिन वो बात उस वक्त की थी। हाँ। क्योंकि हम चुनाव लड़ रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ विचारधारा से लड़ रहे थे, पार्टी से लड़ रहे थे, एक दूसरे को एक तरीके से चैलेंज भी किया था। उन्होंने कहा कि भाई मैं आपको नहीं जीतने दूंगा, मैंने कहा मैं आपको नहीं जीतने दूंगा। तो जब वो चुनाव हार गए उसके बाद में उनका नाम लेना या उनके ऊपर कटाक्ष करना मैं समझता हूँ कि मेरे संस्कारों में नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता है। बिना नाम लिए कटाक्ष करना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो पार्टी अपनी अपनी है, उनकी अपनी पार्टी है, मेरी अपनी बात नहीं है। उनकी अलग विचारधारा, मेरी अलग विचारधारा, तो उस पे तो हम उन प्लेटफार्मों पे चर्चा करेंगे। लेकिन उन्होंने उस वक्त व्यक्तिगत बहुत आरोप, अनर्गल आरोप लगाए थे, इसलिए वो बात थी। लेकिन जब चुनाव संपन्न हो गया, रिजल्ट आ गया, मैं जीत गया, वो चुनाव हार गए, तो उसके बाद में फिर नाम लेकर के किसी को कहना मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिया। तो उस वक्त भी नाम नहीं लिया था, अभी भी उन्होंने और उनके करके बात की। बात राजेंद्र सिंह राठौड़ की हो रही है, बीजेपी के बड़े नेता, इससे पहले नेता विपक्ष रहे और अभी भी कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती शुमार होती है। हम राजस्थान का लोकसभा चुनाव कवर करने आए हैं और कई सीटों पे बड़ी दिलचस्प फाइट बताई जा रही। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है और ललन टॉप की टीम जब राजस्थान विधानसभा का चुनाव कवर करने आई थी, खासकर कि जब मैं था, तो आखिरी इंटरव्यू मैंने राजेंद्र सिंह राठौड़ का किया था। और जब लोकसभा चुनाव की शुरुआत कर रहा हूं तो पहला इंटरव्यू गोविंद सिंह डोटासरा से कर रहा हूं। दोनों एक इलाके की राजनीति करते हैं और एक दूसरे के धुर विरोधी बताए जाते हैं। सब पे बात करेंगे विस्तार से। बात इस पे भी करेंगे कि कांग्रेस पार्टी का टिकट बंटवारे में इतनी गड़बड़ियां कैसे हुई। बात इस पे भी करेंगे कि फूफा जी आपको बोला जाता है तो आपको पता है कि नहीं है। और बात इस पे भी करेंगे कि भाषण देते हैं कि फटकारे देते हैं आप। और इसके अलावा बात करेंगे कांग्रेस पार्टी से जो नेता छोड़ के जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में जो नेता छोड़ के आ रहे हैं। कुल मिलाकर बात जो लोकसभा चुनाव 2024 का है उस पर बात करेंगे। सीट दर सीट कांग्रेस का क्या प्रदर्शन रहने वाला है, कैसी लड़ाई है राजस्थान में। आपका बहुत बहुत स्वागत है गोविंद सिंह डोटासरा जी। मैं पहले सवाल पे आऊं तो मैं सबसे पहले यही पूछ लूं कि आप जिस भी मंच पे जाते हैं वहां जो है क्या डांस की डिमांड ज्यादा होती है क्या? नहीं, देखिए ये लोकतंत्र का पर्व है जी। और जनता माई बाप होती है, जनता वोट देती है, जनता नेता बनाती है। तो मैं समझता हूँ कि नौजवानों के उत्साह को देखते हुए हम कभी कभार तेजाजी महाराज के ऊपर सुपर डुपर का जो सॉन्ग है उसके ऊपर, या रामदेव जी महाराज हमारे लोक देवता हैं, तो उनके ऊपर कोई डिमांड आती है तो हम जनता के लिए थोड़ा बहुत कर देते हैं। बाकी वैसे मैंने कभी ज़िंदगी में डांस किया नहीं। वो जब पहली दफ़ा जब मैं नॉमिनेशन मेरी लक्ष्मणगढ़ से कर रहा था अब की बार, तो नॉमिनेशन मीटिंग होने के बाद में पब्लिक और यूथ जो हमारे थे उनकी डिमांड के ऊपर कि भाई इस तरीके से थोड़ा सा जोश था उनमें, तो उस जोश को देखते हुए मैंने उनका मन रखा था। और उसके बाद में थोड़ा सा ये हो गया कि यूथ में आ गई कि साहब थोड़ा सा आप
इसको एंजॉय कीजिए। तो जनता की लोगों की भावनाओं के अनुरूप थोड़ा बहुत जो लोकतंत्र का पर्व है, चुनाव है, उसमें हो जाता है। बाकी वैसे मैं डांसर नहीं हूँ, मैंने कभी डांस नहीं किया, न मैं जानता हूँ। आप कह रहे हैं कि यूथ की डिमांड पे आप कर देते हैं, मतलब लेकिन यूथ में ही एक नेता है, उनका नाम रविंद्र सिंह भाटी, आप जानते हैं उनको? जी हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं जानता, मेरे साथ एमएलए है। अच्छा, आपके साथ एमएलए हैं शिव विधानसभा से, हाँ, निर्दलीय। बिल्कुल बिल्कुल। अभी वो बाड़मेर और जैसलमेर लोकसभा, बालोतरा लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका एक बयान आया, आपने वो सुना? कि हाँ, इतने बिल्कुल बड़े सुना। नेता होकर के आप ये नहीं बता रहे हो कि प्रदेश को क्या करना है, यूथ का क्या करना है, आप डांस कर दे रहे हो। नहीं, वो उनकी व्यक्तिगत तकलीफ हो गई, क्योंकि वहाँ जोश ज़्यादा था, लोग बहुत ज़्यादा थे और वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए उनको तकलीफ हो गई। बाकी आप बताइए कि लोक देवता के जब भजन हो, तो उसके बाद में अगर एन्जॉय करे लोक देवता के ऊपर, तो क्या बुराई है? लेकिन वो तो मैंने देखा है कि ऐसे-ऐसे गानों के ऊपर उनके वीडियो आए हैं, जिसके ऊपर वो बहुत ही मतलब फैमिली में बैठ कर के आप पिक्चर नहीं देख सकते, ऐसे-ऐसे जो गाने हैं, उसमें भी डांस करते हैं। तो जो व्यक्ति अपने गिरेबान में नहीं झाँकता, तो मैं समझता हूँ कि उसको दूसरी के लिए बात करने का हक नहीं है। और मैं हर मंच के ऊपर आज से नहीं, जब से मैं एमएलए बना हूँ, प्रदेश के विज़न के बारे में, विकास के बारे में, लोगों की समस्याओं के बारे में और मेरी पार्टी की विचारधारा के बारे में और भारतीय जनता पार्टी जो हमारी प्रतिद्वंदी पार्टी है, उसके बारे में मैं विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म पर अच्छे तरीके से बात रखता हूँ। और 2013 से लेकर के 18 में जब मैं प्रतिपक्ष में था, तो मुझे बेस्ट एमएलए का अवार्ड भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे जी और कैलाश मेघवाल जी ने दिया था। तो मैं समझता हूँ कि अगर मैं कुछ मुद्दों की बात ही नहीं करूँगा, तो कुछ फिर मुझे बीजेपी की सरकार के मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने बेस्ट एमएलए का अवार्ड क्यों दिया? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन चूँकि ठीक है, मैं उनके खिलाफ गया था, मैं मेरी पार्टी के लिए गया था, तो उनको ठीक नहीं लगा होगा, तो वो कोई कमेंट किया होगा, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो कर सकते हैं, उनका अधिकार है। मैं मेरी बात करूँगा, वो अपनी बात करेंगे। रविंद्र सिंह भाटी ने आप पर एक और आरोप लगाया कि आपने वो जो अजरक होती है मुस्लिमों की धार्मिक पहचान या श्रद्धा से जुड़ा हुआ, उसको आपने लहराया, डांस किया। नहीं, इस पे आपकी टिप्पणी? लहराना बुरी बात नहीं है, लेकिन मैंने गले में पहनी और गले में ही पहन कर के आया। मैंने कोई उनको फेंका नहीं, बिल्कुल उनका सम्मान जो उन्होंने किया है, उसको डबल सम्मान किया है और मेरे गले में ही थी। आप मेरा वीडियो देख लीजिए, जब मैं मंच से आ रहा हूँ, मैं हेलीकॉप्टर में बैठ रहा हूँ, मैं घर आ रहा हूँ, तब तक वो मेरे गले में थी। तो मैंने जो सम्मान उन्होंने किया, उसका पूरा सम्मान किया मैंने। एक फिल्म एक्टर हैं, वो बड़े अपने कुछ एक्टिंग सीन के लिए प्रसिद्ध हैं, पंकज त्रिपाठी नाम है उनका। तो वो बोले बोले कि यार बहुत सारे डायरेक्टर ये चाहते हैं कि मैं वो वाला सीन करूं, गर्दन हिला करके, और उनकी ज़्यादातर डिमांड होती, जबकि मैं अब अलग अलग किरदार करना चाहता हूं। तो क्या उस तरीके की बाध्यता आपके साथ भी हो गई कि आप जाते हैं तो पब्लिक की डिमांड होती है कि नहीं वो? ये बात ठीक है कि लोगों का रहता है कि इस लोकतंत्र के पर्व को एंजॉय किया जाए, तो वो डिमांड रहती है। लेकिन मैं सब जगह न तो डांस करता हूँ, न मुझे डांस आता है। लेकिन ठीक है, अगर एंजॉयमेंट आप कर रहे हो, लोक देवता की अगर भजन कोई गाया जा रहा है और उस पे अगर आप खुशी जाहिर कर रहे हो, तो इसमें कोई बुरा नहीं है, मैं समझता हूँ। अच्छा, कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कुछ लोग बताते हैं कि आप जो भाषण देते हो तो सब क्यों ये कहते हैं फूफा जी के फटकारे, आप फूफा जी हो क्या? आप तो कहने वालों को पूछो। क्या कैसे आया ये, पहली मैं बार तो कैसे फूफा आया? तो हूँ, हाँ। लेकिन फूफा तो मैं पिपराड़ी बया हुआ हूँ, तो मेरे जो साले के लड़के हैं, उनका तो फूफा हूँ ही। बट अब सोशल मीडिया पे क्यों कहते हैं, वो तो जो कहने वाले जाने। मुझे उस पे ऐतराज भी नहीं है, तो मुझे कोई ऐसा भी नहीं है कि भाई मुझे क्यों कहते हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। आपको बट अच्छा लगता है, आपको इस्लाम? हाँ, क्या दिक्कत है? वो तो प्रजातंत्र में जो आप काम कर रहे हो, उस पे आपको उस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि कोई आपको आपकी बात को गलत भी बताएगा, कोई सही भी बताएगा, कोई खुशी भी मनाएगा, कोई आलोचना भी करेगा। तो ये तो सब चीज़ें चलती रहती हैं, उसमें कोई बुराई नहीं। और ये क्या है, छुट्टी कराला मोटियार, कटको काटो काड़ो, फाइल सल्टा दो, मोरिया बुला दो, क्या है इसका थोड़ा संदर्भ सहित व्याख्या समझाइए। हाँ, तो मारवाड़ी भाषा है साहब,
राजस्थानी भाषा है ये बीजेपी वाला तो राजस्थानी भाषा ने मान्यता दिवाबा की केवल नोटंकी करे है, जबकि मैं शेखावाटी से आऊं हूँ और शेखावाटी के मायने मारी जी मारवाड़ी भाषा जी मारी लोकल लैंग्वेज है बा बोली जावे तो बा मैं बोलूं तो लोगों ने अच्छो लागे और मने भी अच्छो लागे। तो क्या मतलब होता है इसका, छुट्टी कराला मोटियार? इसका तो ये जो एक तरीके से सीधा चैलेंज है कि आप मेरे खिलाफ बात कर रहे हो, आप मेरे को हराने की बात कर रहे हो, मेरी पार्टी को हराने की बात कर रहे हो, मैं आपको हराने की बात कर रहा हूँ, आपकी पार्टी को हराने की बात कर रहा हूँ। तो उसके ऊपर ये होता है, मोटियार का मतलब है पुरुष, जो जो सामने होता है, आप जैसे आप मोटियारी हो, तो उसमें छुट्टी कराना का मतलब आपको हम हराएंगे, और आपको ये हम कट्टो पराजित गाड़ो? करेंगे। कटका ये सब चीज़ मारवाड़ी के मायने प्रसिद्ध है और लोकल लैंग्वेज है ये। लोकल लैंग्वेज से लोग राजी रहे और मने भी अच्छो लागे, इसलिए लोकल लैंग्वेज है। मोरियो बोलेगो, मोरियो बुलावाला, कटको काडाला, फाइल सल्टावाला, ये लोकल लैंग्वेज है और इसको लोग पसंद करते हैं। तो जो जनता माई बाप है, जनता वोट देती है, वो जो पसंद करता है उसकी भाषा में उसकी बात करना, उसकी समस्याओं का समाधान करना, उसके मुद्दों को उठाना, यही तो हमारा काम है। उनका विकास करना, यही तो हमारा काम है जनप्रतिनिधि का। तो वो काम हम करते हैं। आपने क्या मोर वोर पाल रखे हैं क्या? इतना मोरिया कहाँ बोल रहा है, क्या है ये? मोर बोलना इसको कहते हैं जो रात को कोई अशुभ संकेत कोई होता है तो वो मोर बोलता है, ठीक है ना। तो मोर मोरियो बुलावा लाई को मतलब है कि थाने नुकसान हुए लो, मैं मारी जोर से थाने पटकाला, थाने हरावाला और थाने पराजित कराला, इको मतलब सीधो वही। आपने विधानसभा चुनाव में राजेंद्र सिंह राठौड़ के लिए कहा कि मोरिया बुला देंगे। मैंने इंटरव्यू किया, उनसे पूछा तो उन्होंने बहुत विनम्रता से कहा कि हाँ, मोरिया बोल गया, क्या करें, पहली बार मोरिया बोला। लेकिन और समर्थकों ने कहा कि भाई एक सीट पे आपने हरा दिया तो आप कह रहे हो मोरिया बोल गया, आपकी तो सरकार चली गई तो आपका मोरिया कायदे से बोला। वो तो देखिए, वो उनका बड़पन है कि उन्होंने अपनी पराजय को सीधे सीधे स्वीकार किया, जबकि हार जीत चलती रहती है। वो 7 बार जीते भी हैं और हम लोग उनका व्यक्तिगत रूप से आदर भी करते हैं, क्योंकि जनता में इतना लंबे समय तक टिके रहना, बराबर लगातार जीतना, जब तक जनता को आप प्रभावित नहीं करते हो तो ये संभव नहीं है। तो उन्होंने बहुत लंबी पारी खेली है, लेकिन जब से वो नेता प्रतिपक्ष बने उसके बाद में थोड़ा सा उनका अलग एटीट्यूड हो गया। वो हर चीज़ को पर्सनलाइज करने लग गए। जब पर्सनलाइज करने लग गए तो हमें भी लगा कि भाई ये तो ठीक नहीं है। अगर कोई आदमी सज्जनता से पेश आ रहा है और आप उस पर अनर्गल आरोप लगा रहे हो, व्यक्तिगत लगा रहे हो, घर परिवार के ऊपर लगा रहे हो, बच्चों पे लगा रहे हो, तो फिर वो बात आगे बढ़ गई। बाकी तो ठीक है, चुनाव चुनाव होते हैं। ट्विटर आप अपना खुद चलाते हैं? हाँ बिल्कुल। ट्विटर पे भी आप दोनों की बढ़िया नोकझोंक होती है। अब वो तो देखो, वो तो राजनीति में आप रह रहे हो, प्रजा के सामने अपना प्रेजेंटेशन है, तो अगर कोई आरोप लगाएगा आप पे और आप उसका उत्तर नहीं दोगे तो ये माना जाएगा कि आपने वो आरोप स्वीकार कर लिए। इसलिए मजबूरी में देना पड़ता है, वरना कोई किसी से आप व्यक्तिगत करो, ये मेरी फितरत में भी नहीं है, मेरे संस्कारों में भी नहीं है अच्छा, कि मैं किसी से व्यक्तिगत बीते दिनों आपने कहा व्यक्तिगत आरोप, बीते दिन राजस्थान में 2 लाइनें बड़ी चर्चित हुई। वो चर्चित लाइनें हैं कि भोले भोले तेरी पूजा करूं, ऐसा दे मने सासरा, और ये कि भोले तेरी पूजा करूं ऐसा दे मने सासरा, बींद चाहे कोई दे, ससुरा दे डोटासरा। ये व्यक्तिगत लांछन ही तो था, आरोप ही राजेंद्र तो सिंह था। राठौड़ ने आपके ऊपर आरोप लगाए। उसका परिणाम मिल गया ना, जनता ने दे दिया ना कि आप किसी पे अनर्गल बयान करो, उसके बच्चों को, उसकी बच्चों की बीवी को अगर आप बेवजह से अगर टारगेट करते हो तो जनता में उसका मैसेज गलत जाता है। मैं समझता हूं कि राजेंद्र जी राठौड़ ने जो जिस तरीके की ये
राजनीति पिछले 1.5 साल में की, वैसा उनका स्वभाव भी नहीं था, वो करते भी नहीं थे। वो क्यों किया वो तो वो जाने, लेकिन उनका उनको कुछ नुकसान हुआ, ऐसा मेरा मानना है। आप पर आरोप ये भी लगता है कि आपने मंत्री रहते हुए उस वक्त में आपके बेटे और बहू आरएस में चुने जाते हैं, इसको लेकर आपको बहुत घेरा गया। इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? हाँ बताओ, 2016 बैच में मेरा बेटा और बहू पास हुए, बीजेपी का शासन था, कांग्रेस का तो नहीं था। 2016 में मेरा बेटा अकाउंट्स में सिलेक्शन होता है, बीजेपी का चेयरमैन था आरपीएससी में, बीजेपी की सरकार थी, मेरा कहीं कोई किसी से कोई दोस्ताना नहीं था। मेरी बहू, जिसको हम जानते तक नहीं थे, एक अनजान लड़की थी, पहले उसने एमबीबीएस किया, उसकी बहन ने एमबीबीएस किया, फिर उसने आरएस की एग्ज़ाम दी, वो पास हुई, वो आरएस प्रॉपर में सिलेक्ट हुई। उसके बाद में 20 महीने बाद में वो जब ट्रेनिंग सेंटर में ओटीएस में आई, तब हमारा परिचय हुआ। तब परिचय होने के बाद में हमने संबंध किया, तो उसको हम कैसे आरएस बना सकते हैं, और बीजेपी के समय में मेरे बेटे को कैसे आरएस बना सकता हूँ? और क्या मेरा बेटा 10वीं फेल है? वो इंजीनियरिंग किया हुआ है, टॉप मार्क्स आए हुए हैं, आरपीएससी की एग्ज़ाम फाइट की है, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम हुई है, मेन एग्ज़ाम हुई है, और उसके बाद में इंटरव्यू हुआ है। इंटरव्यू उस टाइम तक तमाम लोग जो है वो बीजेपी के लगाए हुए जो मेंबर थे, चेयरमैन थे, उन्होंने इंटरव्यू लिया है। तो आप कैसे कह सकते हो किसी को मेरा बेटा होना गुनाह हो गया, मतलब मेरा बेटा होते ही वो गलत सेलेक्ट हो गया? ये क्या है? मतलब यही तो उनको ले डूबा कि जिस तरीके की बातें उन्होंने की, सबने कहा। आप बताइए, आपके पास कोई प्रमाण है? 2016 का सिलेक्शन है, 2024 चल रहा है भाई साहब, कितने साल हो गए साहब? 8 साल हो गए। अब निकाल लेते, अब निकाल लो। अगर कहीं कोई गड़बड़ हुई है तो निश्चित रूप से कार्रवाई करो। मुकदमे भी किए इन्होंने तो। मेरे जो रिश्तेदार है, मेरी जो बहू है, उसका जो भाई है जो आज तहसीलदार बना हुआ है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के मान इकोनॉमिक्स में टॉपर रहा है। मेरे उसकी जो बड़ी बहन है, उसके पति डॉक्टर हैं, वो सीडीपीओ बनी है। अगर मेरा प्रभाव होता तो मैं इन सबको एसडीएम बनाता। वो सीडीपीओ क्यों बनती, वो तहसीलदार क्यों बनता, मेरी बहू आरएस प्रॉपर क्यों बनती, और मेरा बेटा अकाउंट्स में क्यों बनता? तो मतलब मेरा बेटा होने का मतलब हो गया कि वो गुनहगार हैं, वो नहीं बन सकते, पढ़ के पास नहीं हो सकते। तो आप समझो इस पूरी बात को समझो कि ये केवल और केवल एक परसेप्शन सेट करने के लिए, एक बदनाम करने के लिए, और मेरी कांग्रेस की आइडियोलॉजी को मैं आगे बढ़ाता हूँ, आरएसएस के ऊपर मैं उसकी आइडियोलॉजी पर हमलावर रहता हूँ, इसलिए ये सब परसेप्शन बनाया गया कि इनको व्यक्तिगत घेरो, जिससे ये क्रैश हो जाएगा और इसकी राजनीति खराब हो जाएगी और हमको फायदा मिल जाएगा। उनको फायदा इससे नहीं मिला, उनका नुकसान हो गया, और बड़ा नुकसान हो गया, जो जिसकी भरपाई शायद इस 10-15-20 साल में होती मुझे नहीं लग रही है। तो वो आपको लगता है वो वापसी नहीं कर पाएंगे? नहीं, अगर जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उसमें तो अभी तो कुछ नहीं लग रहा। आप लेकिन जो बताइए, उसमें सारे चुनाव हो गए, एमएलए हो गए, एमपी हो गए, तो अब क्या है बताइए आप? और आते हैं तो अच्छी बात है, अगर कोई अच्छा नेता अपनी पार्टी के हिसाब से आता है आप तो उन्हें हमें अच्छा तो नेता खुशी। मानते हैं? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो 7 बार कोई आदमी जीतता है, और उसको अगर हम ये कहें कि नहीं नहीं ये तो कुछ नहीं है, तो ये तो गलती है ना। खैर, मैं ऐसा काम नहीं लेकिन करता। विरोधियों ने जो सबसे ज्यादा आरोप लगाया है आपकी बेटी, आपके बहू और बेटे के सिलेक्शन पे, उन्होंने कहा कि रिटेन में कम नंबर आए, इंटरव्यू में नंबर अच्छे ज्यादा मिले, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा ने पैरवी की। तो क्या जब इंटरव्यू होता है तो रिटर्न के नंबर उनके पास होते हैं, मेंबर के पास? क्या उनके अकेले के ही नंबर आए? सैकड़ों लोग हैं जिनके जो नंबर इनके आए, उनके सैकड़ों लोगों के आए। बहुत से ऐसे नेता हैं जिनके बेटे और बेटी आईएएस भी बने, आरएएस भी बने। ओम बिरला जी की बेटी भी आईएएस बनी है। पहले जो बाबूलाल जी थे, मंत्री वर्मा मंत्री थे, उनके बेटे भी बने हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बेटे और बहुएं, बेटियां सब बने हैं। तो जो पढ़ेगा वो बनेगा। हमने तो किसी पे आरोप नहीं लगाया, मैंने तो कभी नहीं कहा। आपने कहा ना बजरी, क्या? कि बजरी की वो दलाली और रात रात गई बात गई,
वो जो उन्होंने बोला उसका मैंने उस टाइम उत्तर दे दिया, इसलिए मैं अब इसको आगे नहीं बढ़ाना खैर चाहता। चलिए, अब ये आप गोविंद डोटासरा वर्सेस राजेंद्र राठौड़ की बहस से आगे चलते हैं। हाँ, खत्म हो गई वो बात। लोकसभा का चुनाव है, क्या लग रहा है कांग्रेस कैसा चुनाव लड़ेगी? बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है। जनता में इस बात का आक्रोश है कि जो मोदी जी 70 साल का हिसाब मांग रहे थे, 5 साल से हिसाब देने की बात कर रहे थे, 10 साल से न तो हिसाब दे रहे हैं, न मीडिया के सामने कभी कोई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सवाल ले रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। और जो वादे उन्होंने किए थे, चाहे महंगाई कम करने का किया हो, चाहे बेरोजगारी हटा करके 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी देने की बात की हो, किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात की हो, आर्थिक नीति ठीक करने की बात की हो, विदेश नीति ठीक करने की बात की हो, एमएसपी लागू करने की बात की हो, वो सब तो हवा-हवा ही हो गए। तो आज लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी केवल आप कांग्रेस को और गांधी परिवार को गाली दे करके कितने साल शासन करना चाहते हो? तो इसलिए लोगों में आक्रोश है। किसानों के साथ जो 3 काले कानून ला करके 700 किसान शहीद हो गए। आज भी 20-22 महीने पहले जो उन्होंने लिखित में समझौता किया था उसको मनवाने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली नहीं जाने दे रहे हैं। तो आप समझिए कि ये हो क्या रहा है इस देश में। सब पे भ्रष्टाचारी बता रहे हैं और खुद इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से गबागब पैसे ठोके जा रहे हैं। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई इनके ऊपर लोगों पे छापे डाल रहे हैं। जो भ्रष्टाचारी जिनको बता रहे हैं वो जब बीजेपी में जा रहा है तो उसको मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और पता नहीं क्या-क्या सांसद बना रहे हैं। और जो नहीं जा रहा है प्रतिपक्ष में है उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये कहाँ की राजनीति है? ये कहाँ का न्याय की बात है क्या? देश के प्रधानमंत्री को हर बात पे कोसना ठीक नहीं लगता। उनको देश में विकास का क्या मॉडल होगा, देश कैसे आगे जाएगा, देश के लोगों की समस्याओं का कैसे समाधान करना है, किस मुद्दे का क्या समाधान हो सकता है, इस पे बात करनी चाहिए। कल आप बताइए, चूरू आए देश के प्रधानमंत्री जी, वहाँ पर किसान परेशान है, अग्निपथ और अग्निवीर को लेकर के परेशान है, 4 साल की अस्थायी नौकरी को लेकर के, किसान की कर्ज माफ़ी नहीं कर रहे हैं, उसको लेके परेशान है, 3 काले कानून और एमएसपी नहीं लागू कर रहे हैं, उसको लेकर के परेशान है, फसल बीमा को लेकर के प्रधानमंत्री फसल बीमा को मुआवजा नहीं मिलता, उसको लेकर के उसकी बात नहीं कर रहे हैं। और चूरू में आके ये कहते हैं कि मैंने 370 हटा दिया, जहाँ किसान के बेटे जम्मू कश्मीर में देश की रक्षा के लिए तैनात हैं। तो साहब उनको क्या मिल गया? क्या उनको वहाँ प्लॉट अलॉट कर रहे हैं? क्या उनको फैक्ट्रियाँ लगाने की अनुमति दे रहे हैं? क्या उनको वहाँ होटल खोलने की अनुमति दे रहे हैं? क्या है ये? देश के प्रधानमंत्री हैं, जिस इलाके में आते हैं, उस इलाके की समस्या है, उसके ऊपर आपने क्या किया या आप क्या करने जा रहे हैं, इस पे चुनाव होना चाहिए। वहाँ हमारे शेखावाटी में पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। सीकर हो, झुंझुनू हो, चूरू हो, वहाँ पर कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के 8,000 करोड़ रुपए की सैंक्शन हमारी सरकार के समय, कांग्रेस की सरकार के समय वित्तीय स्वीकृति जारी होगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया और उसके बाद में उसको तो रोक दिया और हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ एक समझौता करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि यमुना जल का पानी आएगा। मुख्यमंत्री खट्टर ने विधानसभा में कहा कि अगर बरसात में ओवरफ्लो होता है 10-5 दिन तो हम थोड़ा बहुत पानी इन पाइपों पे ले जाने देंगे, नहीं तो हम नहीं ले जाने देंगे। तो आप बताइए, आप किसको भ्रमित कर रहे हो? जनता को भ्रमित कर रहे हो। इसके ऊपर प्रधानमंत्री नहीं बोले। अजमेर में आज आए, ईआरसीपी 13 जिलों में जिसमें अजमेर भी शामिल है, इसको राष्ट्रीय परियोजना की अजमेर में कह के गए 2018 में, जयपुर में कह के गए, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसको नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं हमने समझौता कर दिया। भाई समझौता क्या कर दिया, दिखाओ तो सही। विधानसभा चली, हमने डिमांड की कि यमुना समझौता, जल का समझौता हरियाणा से किया आपने, आपने ईआरसीपी का समझौता किया, उसको सदन की पटल पे रखो। आज तक किसी माई के लाल के पास में उस समझौते की कॉपी है तो आप मुझे बता दीजिए। तो क्या गुपचुप में समझौता करके केवल लोकसभा चुनाव की लावा लूटना चाहते हो और उसके बाद में जो कुछ हो नहीं हो 5 साल बाद में देखेंगे? आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं मैं अब 100 दिन में बहुत बड़े फैसले करूंगा। तो बहुत बड़ा फैसला क्या करोगे साहब? आप रखो सामने। हमने जो गारंटियां दी हैं, कांग्रेस पार्टी ने 5 गारंटी बड़ी दी हैं, 25 गारंटी छोटी दी हैं, उनको हमने सबके सामने रखा है कि हम 5 साल अगर हमारी सरकार आती है इंडिया अलायंस की तो हम ये काम करेंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं भ्रष्टाचारियों पे मैं और तेज कार्रवाई करूंगा। मना किसने किया? आपका काम है, आपकी ड्यूटी है। अगर कोई देश में भ्रष्टाचार कर रहा, आप बताइए, नोटबंदी कितना बड़ा घोटाला, राफेल कितना बड़ा घोटाला, इलेक्ट्रल बॉन्ड कितना बड़ा घोटाला।
उसकी तो आप बात नहीं कर रहे हो। मीडिया में कुछ आ नहीं रहा है, सोशल मीडिया पे आप पाबंदी लगा रहे हो कि एक सरकारी कमेटी बैठेगी, वो सोशल मीडिया के कंटेंट्स को चेक करेगी, नहीं तो आपको बैन कर दिया जाएगा। वो तो सुप्रीम कोर्ट का भला हो कि उसने वापस खोल दिया, वरना तो आप सोशल मीडिया वाले तो देखते रह जाते, आप कुछ चला ही नहीं सकते। सेंसरशिप आपके ऊपर लग गई थी कि आप जो सरकार कहती वही चला सकते हो। तो आप समझिए कि किस दिशा में देश जा रहा है। आपके जो मुख्यतः आरोप है, एक तो आप कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड, तो इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे तो आपको भी मिले, बीजेपी के नेता मिले गृह मंत्री होंगे अमित तो शाह ने भी किया। भाई, हमारे पास उनको देने के लिए क्या था? हमें किसी ने दिया तो मर्जी से दिया, उनको किसी ने दिया तो जोर जबरदस्ती से दिया। उनके ऊपर छापे पड़ते हैं, उनके ईडी की रेड पड़ती है, उनके ऊपर उनको काम मिलते हैं, हजारों करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट मिलते हैं, फिर वो देता है। ईडी की रेड के 5 दिन बाद में इलेक्ट्रोल बॉन्ड में पैसा मिलता है और वो केस रफा दफा हो जाता है। तो इसलिए सवाल तो उठेगा, क्योंकि आप सरकार में हो। कल हम सरकार में थे तो अपराध की बातें करते थे, भ्रष्टाचार की बातें करते थे। आज वो सरकार में है तो हम वो सवाल उठाएंगे। जी, ईडी आपके यहाँ भी आई थी, बिल्कुल आई थी। क्या हुआ था? वो जो भी उनको जांच करनी थी, जो भी उनको सर्च करनी थी, की उन्होंने। एक बार बताइए, 11 घंटे आपसे पूछताछ हुई थी, क्या होता है जैसे ईडी के लोग नहीं, आते मेरे हैं मेरे से कोई पूछताछ नहीं हुई, उनको सर्च करनी थी। तो 11 घंटे लगे? अब 11 लगे, 15 लगे, वो तो 2 दिन भी बैठे रहते, तो हम थोड़ी कह सकते आप जाओ। वो तो सरकारी अपना काम कर रहे थे, वो करें। तो आपसे क्या पूछा? नहीं, मेरे से कुछ नहीं पूछा। कुछ नहीं पूछा? नहीं, नहीं। सब तो खबर चल रही थी कि 11 अब घंटे की वो पूछताछ खबर हुई। तो चलाने वाले चलाते हैं, मुझे तो एक ए से भी कुछ भी नहीं पूछा आज की तारीख तक। क्या क्या मिला? मिला तो नील की रिपोर्ट है, मेरे पास 3 मोबाइल ले गए थे। 3 मोबाइल, फिर मोबाइल मिल गया आपका? नहीं, वो तो मोबाइल तो उनका अपनी प्रक्रिया प्रोसीजर होता होगा, जो भी होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, वो तो कोर्ट और ईडी जाने, हमें उसमें कुछ भी नहीं। कॉफी भी चाहिए थी क्या? है? कॉफी का भी कोई किस्सा है क्या? नहीं, नहीं, कॉफी का कोई किस्सा नहीं है। देखिए, जो मेहमान आते हैं वो अपना सरकारी काम करते हैं, वो अपनी सरकारी ड्यूटी करते हैं। वहाँ पे पानी पिलाना, चाय पिलाना, कॉफी पिलाना, खाना खिलाना, ये हमारी ड्यूटी में आता है। हमारे संस्कार हैं, अतिथि देवो भव। तो उसके तहत अगर आप वो बैठे रहते हैं तो वो भी हमारे ही बंदे हैं, आपके हमारे ही साथी हैं, वो भी तो इंसान आज है। के डेट में जैसे ईडी का एक अपना आप कहेंगे, मैं अगर यूपी की शब्दों में कहूं तो अपना भौकाल है, और ईडी का अपना लोग डरते हैं ईडी से कि ईडी का छापा और ईडी का पीएमएलए लग गया तो फिर जेल चले जाएंगे। आपके यहाँ ईडी आई, आप पे आरोप लगे पेपर लीक के, आप उस वक्त शिक्षा मंत्री भी थे, तो ईडी ने आपसे कोई पूछताछ ही नहीं की? नहीं, मेरे से कोई पूछताछ नहीं की। अगर उनको जरूरत होगी तो कर लेंगे, मैं तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो। ईडी से डर लगता है? नहीं, कभी नहीं लगता, किसी से नहीं लगता। कोई गलत काम करेगा ही नहीं तो उसको डर काहे का? वो अपना काम कर रहे हैं, कानून के तहत काम कर रहे हैं। हम उस कानून के तहत उनकी हर बात का जवाब देने के लिए आज भी तैयार हैं, कल भी तैयार रहेंगे। कहाँ दिक्कत आ रही है? उसमें कोई दिक्कत नहीं। डरे वो जो कुछ गलत करे। जब मैंने गलत किया नहीं तो मैं डरूं नहीं, और अगर मैंने गलत किया है तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मुझे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मेरा सीधा सा फंडा है मेरे पास। तो ईडी वाले जब आए, दलबल के साथ आए होंगे, कैसे कैसे होती ईडी की प्रक्रिया? देखिए, मैं इसलिए जानना चाहता हूँ कि ईडी थोड़ा सा आज के समय सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है, और ईडी का जब छापा पड़ता है तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हिल जाते हैं। तो कैसे वो आते हैं? गाड़ियां सीधे घर में आती हैं? कितने ऑफिसर होते हैं? शादी वर्दी में होते हैं? देखिए, वो तो कि जो उनको भेजा जाता है वो आ जाते हैं। जो उनको अपना काम करना होता है, उनको कोई सर्च करनी होती है, उनको कोई किसी से पूछताछ करनी होती है, तो वो अपना काम करते हैं। उन्होंने काम किया, वो एक आज की तारीख में सब जुडिश मैटर है, इसलिए मैं उस पर कोई बात नहीं करना चाहूँगा। अच्छा, आपके जो विरोधी हैं वो आरोप लगाते हैं कि आप, कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसमें ये कहा गया है कि पेपर लीक पर हम कानून बनाएंगे, और विरोधी आपके हमसे हंसते हुए कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ये कैसे कर सकती, कांग्रेस सरकार में तो खुद इतने पेपर लीक हुए। वो क्या है कि केवल मोदी का नारा देके जीते हुए लोग हैं, न अध्ययन करते हैं, न उनका कोई विजन है। हमने कानून बनाया पेपर लीक के करने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का, आजीवन कारावास का, 1 करोड़ तक का उनको मुआवजा लगेगा। ये तो कानून हमने बनाया। अब जो हमारी पार्टी बात कर रही है वो ये कर रही है कि हम इस बात का कानून बनाएंगे कि इस तरीके से परीक्षाएं हो कि पेपर लीक ही ना हो। इसलिए वो समझ नहीं पा रहे हैं।
पा रहे हैं कि अब हमारी पार्टी क्या कह रही है और हमने क्या कर दिया। हमने पेपर लीक करने वालों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ कड़ा कानून बनाया, ये कानून बन गया और हमको देखे देखे केंद्र ने भी बनाया। अगर कहीं पेपर लीक नहीं होके केवल राजस्थान में होते तो केंद्र सरकार क्यों बनाती? इसका मतलब पूरे देश में हर स्टेट में पेपर लीक हो रहे हैं, केंद्र की एजेंसियों जो उपक्रम हैं उसके भी हो रहे हैं, तभी तो केंद्र को कानून बनाना पड़ा। और ये हमारी डिमांड थी कि आप कानून बनाइए, पूरे देश में पेपर लीक गिरोह जो है वो इतना सक्रिय हो गया कि बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। ये हमारी डिमांड थी, इन्होंने नहीं किया, हमने किया। अब घटना घटना अगर मान लीजिए मैं मंत्री था और अगर परीक्षा हुई और कोई पेपर लीक हो गया तो क्या मैंने थोड़ी किया है? आज उत्तर प्रदेश में 95 लाख बच्चों ने परीक्षा दी पुलिस की, 50 लाख दी होगी, पेपर लीक हो गया, हुआ तो क्या वहां का योगी आदित्यनाथ या जो गृह मंत्री है वो दोषी है, वो जेल जाएंगे? क्या उन्होंने पेपर लीक कराया? क्या यहाँ वसुंधरा राजे जी के समय 13 से 18 में 11 पेपर लीक हुए जो दोबारा हुए, बाकी पेपर कितने लीक हुए उसको तो छोड़ दीजिए आप, हो सकता है सारे ही हुए होंगे, हो सकता है वो 11 ही हुए होंगे, मैं नहीं कह सकता, बट 11 तो बाकायदा सरकार ने माना, एफआईआर लॉन्च हुई, चालान पेश हुआ, उनकी परीक्षाएं दोबारा हुई। तो उस वक्त के मंत्री, उन विभिन्न विभागों के और मुख्यमंत्री, क्या उनका रोल था? देखिए, बात जब रोल की आप जैसे ये कि मेरा बुरा उसका अच्छा मेरा बुरा, ये एक बाइनरी खींचने की कोशिश है कि वहां भी तो लीक हुआ, गुजरात में भी लीक हुआ, यूपी में भी लीक हुआ, ये हो सकता है। लेकिन क्या ये नज़ीर नहीं पेश कर पाई कांग्रेस सकती थी कि भाई हमने अपने स्टेट में ऐसे पेपर कराए कि रीट का पेपर लीक हो जाता है और भी तमाम भर्तियों का पेपर लीक हुआ। सिस्टम में खामी तो थी ना। नहीं, देखिए, ये सिस्टम में खामी नहीं, जो पेपर लीक गिरोह है वो इतना फैला हुआ है और इतना स्ट्रोंग है कि वो कहीं ना कहीं से पेपर लीक कर लेता है और इसी वजह से बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है। तो नहीं नहीं, फिर ये पेपर कोई भी लीक कर, भाई पेपर तो सरकार एक सिस्टम है और उसके तहत हो रहा है। हम ये मेरा जानने का मकसद ये है कि भाई पेपर लीक कैसे हो रहा है, अपने लोग मिले हुए हैं, सिस्टम के लोग मिले नहीं हुए नहीं हैं? नहीं, देखो, ये गिरोह है, ये गिरोह है, बहुत बड़ा गिरोह है, कई लोग काम करते हैं इसमें। आपने देखा होगा कि पुलिस का हो, सीएचओ का हो, रीट का हो, ईओ का हो, जुडिशियल कोर्ट के, हाई कोर्ट के बाबुओं का हो, ये सारे पेपर लीक हुए ना। तो ये सिस्टम रुकना चाहिए और कांग्रेस यही तो कह रही है कि पेपर लीक करने वालों पे आजीवन कारावास का कानून हमने बना दिया और पेपर लीक आगे से हो ही नहीं, इस प्रकार का कानून और सिस्टम हम डेवलप करेंगे जिससे कभी कोई जिंदगी में पेपर किसी का लीक होगा नहीं और बच्चों का भविष्य खराब होगा नहीं, ये हम कह रहे हैं। अब बीजेपी इसको नहीं समझ रही है तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं, ठीक बात है कि आप कह रहे हो कि ऐसा ना हो। हाँ। आपने कानून बनाया फिर भी पेपर लीक हुए। नहीं, भाई पेपर लीक होना जो है अपने आप में, मैं आप यही देखिए। कह रहा हूं, आप समझ नहीं पा रहे हैं या मैं समझा नहीं पा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं दो चीजें हैं इसमें, एक तो पेपर लीक ही ना हो, एक पेपर लीक होने पे सख्त कार्रवाई हो। पेपर लीक होने पे सख्त कार्रवाई का कानून हमने भी बना दिया, अब केंद्र ने भी बना दिया, ठीक है। पेपर लीक ही ना हो इसके ऊपर केंद्र ने अभी तक कोई बात नहीं की है और हमने हमारे गारंटी में, हमारे न्याय पत्र में, हमारे घोषणा पत्र में इस बात को राहुल जी ने, खड़गे जी ने, सोनिया जी ने, हमने सबने, कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि आगे से भविष्य में पेपर लीक ही नहीं हो, इस प्रकार का मैकेनिज्म, इस प्रकार का सिस्टम, इस प्रकार का कानून बनाएं कि वो वहां किसी तरीके का पेपर लीक नहीं हो। ठीक ये है, हमने पहल की है, बीजेपी ने नहीं ये की। आप कह रहे हो कि आपके घोषणा पत्र का वादा है। हाँ। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि जो पेपर लीक हुए वो सिस्टम की खामी थी और उस सिस्टम का हिस्सा गोविंद सिंह डोटासरा भी थे? क्यों थे? गोविंद सिंह डोटासरा पेपर करा रहा था क्या? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्वायत्तशासित संस्था है, उसको परीक्षा देने के बाद में हमारा रोल क्या रहता है? गोविंद डोटासरा का क्या रोल है? अशोक गहलोत का क्या रोल है? दूसरे व्यक्ति का क्या रोल है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी का क्या रोल है? डायरेक्टर का क्या रोल है? वो स्वायत्तशासित संस्था है, वो अपनी सिस्टम से पेपर बनाती है, अपने सिस्टम से पेपर छपाती है, अपने सिस्टम से, अपने कंट्रोल से पेपर बांटती है और सरकार की पूरी मशीनरी है उसको पेपर कराने में सहयोग करती है।
अब उसमें कोई बंदा चोरी कर ले, कोई व्यक्ति कहीं से लीक कर ले और उसके बाद में जो है वो पेपर लीक हो जाए, तो उसमें कोई मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकता है। उसके लिए कानून की आवश्यकता है कि जो वर्तमान सिस्टम है, उसको और कैसे बढ़िया बनाया जाए, ये हमारी कांग्रेस पार्टी कह रही है। अब देखिए, आपने कहा कि इसमें कोई रोल नहीं। अब कल को अगर बीजेपी के किसी सरकार में कोई पेपर लीक हो जाता है, तो फिर आप क्या माध्यमिक शिक्षा वाले को पकड़ेंगे या शिक्षा मंत्री पे आरोप नहीं, नहीं, लगाएंगे, देखिए मुख्यमंत्री से देखिए सवाल सुनिए करेंगे? आप, आवाज तो उठती है सरकार के खिलाफ ही। जी। तो सरकार के खिलाफ उठने का मतलब सरकार में बैठे सारे लोग चोर हैं, जेल जाएंगे। उन्होंने पेपर निकाला है, उन्होंने पैसे लेकर के किसी को पेपर बांटा है। जो गिरोह जिन्होंने लिया, आज 600 650 के लगभग लोग अरेस्ट हुए हैं। तो जिन लोगों ने गड़बड़ियां की है वो जेल के अंदर गए ना। तो यही तो कल सीएम के वहां पर जो एक सब इंस्पेक्टर काम कर रहा था, उसके बेटे ने हत्या कर दी किसी की, 13 घंटे तक किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होने दी। तो क्या मैं मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगू? क्या मुख्यमंत्री ने वो मर्डर कराया है? मैं ऐसा तो नहीं कहता, मुझे नहीं कहना चाहिए। मुझे ये कहना चाहिए कि सरकार की फेलियर है कि वो इस तरीके की घटना को रोक नहीं पाई और इस तरीके से त्वरित कार्रवाई नहीं हो पाई, त्वरित मुलजिम को नहीं पकड़ पाई। यही तो मैं कहूंगा। तो ये कहने का तो उनको अधिकार है कि साहब, यही तो वो कह रहे थे नहीं कि नहीं, ये सरकार नहीं का कह रहे, फेलियर था। वो ये नहीं कह रहे। वो तो ये कह रहे थे गोविंद डोटासरा ने पेपर चोरी करा दिए। तो गोविंद डोटासरा ने पेपर चोरी करा दिए तो कहाँ बेचे उसको, फिर कहाँ ले गया वो जो गोविंद डोटासरा? गोविंद डोटासरा की पूंछ कैसे हो सकती है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और जो एजेंसी स्वयं संस्था, उसकी पूंछ कैसे हो सकती है? तो ये आप समझना पड़ेगा कि सरकार में अपराध घटित होते हैं तो सरकार के ऊपर सवाल उठते हैं, उठेंगे, पहले भी उठे हैं, इससे नकारा नहीं जा सकता। आज भी उठेंगे, कल भी उठेंगे। बट आप उसको व्यक्तिगत जोड़ करके, किसी को व्यक्तिगत टारगेट करके पर्सनलाइज करो कि आपने चोरी कर ली, ये तो गलत है ना। मदन दिलावर जी का बयान आपने सुना? शिक्षा मंत्री हैं राजस्थान के अभी, उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा को जेल जाना पड़ेगा, अशोक गहलोत को जेल भेजेंगे, वो अपराधी हैं। पता नहीं वो डीजी होंगे, देश के डीजीपी होंगे, यहाँ के गृह मंत्री होंगे। बोले ईडी भेजेगी। नहीं, वो ईडी के डायरेक्टर हैं वो। अब उनको तो बयान देना है भाई साहब। शिक्षा को छोड़ करके वो सारी बातें करते हैं जो एक व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो करते हैं। वो उनकी आदत है, पुरानी आदत है। ये मैं तो बीजेपी को कहूंगा कि आप इन्हीं को 5 साल शिक्षा मंत्री रखना, जिससे हम आराम से राज में आगे आ जाएं और हम दोबारा सत्ता में आ जाएं। अच्छी बात है। ऐसा व्यक्ति जो बिना कोई तथ्य के, बिना कोई बात के, बिना कोई खुद के अथॉराइजेशन के चाहे जैसी बात करता है, और उसके ऊपर अगर हम कोई टिप्पणी भी करें तो हमें अच्छा उनके ऊपर जवाब देने में भी मुझे तो शर्म आती है कि मैं ऐसे व्यक्ति की ऐसी बात के ऊपर जवाब दे रहा हूँ। वो अगर शिक्षा के मामले में मेरे से कोई बात करें, शिक्षा के मामले में वो ये कहें साहब आपने ये बेहतर नहीं किया, मैं ये बेहतर कर रहा हूँ, तो मेरे समझ में आता है। आज आपने पेपर में पढ़ा होगा 10वीं और 12वीं के जो पेपर हो रहे हैं वही आउट हो गए। जो इंटरनल एग्जाम है उसके पेपर भी आउट हो गए। कल परसों यूनिवर्सिटी के पेपर, सीकर यूनिवर्सिटी का पेपर आउट हो गया। तो मैंने तो ट्वीट नहीं किया कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, शिक्षा मंत्री या उच्च शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। हमने कहा भाई सरकार हम पे तो आरोप लगा रही थी और खुद से सरकार चल ही नहीं रही पई है, खुद से संभल ही नहीं पा रहा। इतना सही बात है, और क्या है। आपने मुख्यमंत्री का जिक्र किया कि आप लोगों के लिए भी ये चौंकाने वाला रहा होगा भजनलाल शर्मा का नाम मुख्यमंत्री के लिए? वो तो उनके खुद के लिए भी चौंकाने वाला है, तो हमारे लिए क्या, पूरे प्रदेश तो के कैसा लोगों लग के रहा है लिए। उनका काम आप देख रहे हैं? अच्छा है। अब वो भारतीय जनता पार्टी का बहुमत था, वो जिस किसी को भी बनाए, पर्ची से बनाए, लॉटरी से आप लोग बनाए। नए मुख्यमंत्री के काम से संतुष्ट हैं? नहीं नहीं, मैं संतुष्ट की बात नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि वो बीजेपी का काम है कि वो किसको मुख्यमंत्री बनाए। नहीं, वो तो ऑब्वियस ही बात है। हाँ, वो मैं तो उनका उनके जो अभी तक के कार्यकाल को आप कैसे उन्होंने देखते कुछ हैं? किया नहीं। जो करेंगे तो समीक्षा करेंगे हम। अभी तक तो कुछ किया नहीं। वो तो सुबह हेलीकॉप्टर लेके निकलते हैं, भ्रमण करते हैं, भाषण देते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं। जो दिल्ली से पर्ची आती है, जो लिखा पढ़ी होके आती है, वो उसको वो वाचन कर देते हैं। पर्ची कैसे दिल्ली से आती है? पर्ची दिल्ली से ही आ रही है। और ये यमुना समझौता, ये ईआरसीबी समझौता, ये यही बातें कर रहे हैं। तो ये तो दिल्ली से ही है। उनके पास में है क्या वो एमओयू? आप जाके इंटरव्यू ले लो उनका कि साहब वो डोटासरा जी कह रहे थे वो एमओयू दिखाओ, यमुना जल समझौता आप करके आए हो, आपने साइन किया ना।
अगर मैं कहीं किसी पेपर पे साइन करूंगा तो मैं उसकी कॉपी नहीं रखूंगा? एक मुख्यमंत्री के पास कॉपी नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। जब होनी चाहिए तो उनको बताना चाहिए जनता के सामने कि साहब ये समझौता है हमारा, सब कुछ साफ हो अच्छा, जाएगा। आपने एक नया शब्द पकड़ा, पर्ची सरकार। हम्म। तो इसके कुछ आप लोग के पास तथ्य हैं या फिर नहीं नहीं, वो सुनी तो सुनाई हमने बात सबने है? मीडिया में देखा ना। राजनाथ सिंह जी अपनी जेब में से पर्ची निकालते हैं, वसुंधरा जी उस पर्ची को खोलती है, वो हक्का बक्का हो जाती है, चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं, वो देख करके 3 बार सोचती है, राजनाथ सिंह जी की तरफ देखती है, जनता की ओर देखती है, फिर नाम का वाचन करती है, जनता ताली नहीं बजाते एमएलए। तो ये क्या था? ये पर्ची सरकार, पर्ची से ही निकली थी, वो सरकार बनी थी। भजनलाल जी मुख्यमंत्री वोटिंग से नहीं बने, पर्ची आई दिल्ली से और उस पर्ची में भजनलाल जी का नाम था, इसलिए भजनलाल जी बन गए। और हमें इसमें ऐतराज भी नहीं है, भजनलाल जी बन गए। किसी की भी पर्ची आती, कोई न कोई तो बनता, तो वो बन गए, अच्छी बात है, हमें क्या दिक्कत आ रही? तो वसुंधरा जी से उसके बाद आपकी बात हुई कभी? नहीं नहीं, मेरी तो कभी नए 10-15 साल में ही कभी नहीं हुई। कभी नहीं हुई? नहीं नहीं, मैं तो कभी, मेरा अच्छा, नंबर ही आप नहीं है मेरे मैं पास। अगर आपसे पूछूंगा कि कौन मुख्यमंत्री, तो जाहिर सी बात है आप अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री को ज्यादा अच्छा बताएंगे। लेकिन वसुंधरा राजे और ये भजनलाल शर्मा का जो कामकाज है, इन दोनों में क्या फर्क पाते हैं? भजनलाल जी का तो काम देखना पड़ेगा ना, अभी तो कुछ काम किया नहीं उन्होंने। अभी तो वो भ्रमण कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, 3 ही काम कर और रहे हैं। वसुंधरा जी? वसुंधरा जी ने अपना शासन दिया है, जो भी दिया, जैसा भी दिया, हम उसको अच्छा कैसे मानते हैं? अगर हम अच्छा मानते हैं तो हमने तो विधानसभा में पूरा क्रिटिसाइज़ किया है, 3-3 दिन तक हमने धरना दिया है, उनकी योजनाओं को जो अच्छी नहीं थी, उनको क्रिटिसाइज़ किया है और उनको घेरा है और हमने सत्ता ली है, उनसे छीनी है। आप समझ रहे हैं? तो वसुंधरा जी से आपकी कभी बात नहीं हुई? नहीं, मेरी कभी, मेरे पास नंबर ही राहुल नहीं है। कसवा को पार्टी में लाने से पहले भी नहीं हुई? नहीं, वसुंधरा जी से क्यों होती बताइए? वसुंधरा जी क्या, उनके क्या लगती है? ऐसा उनके विरोधियों ने नहीं, आरोप नहीं, लगाया। नहीं, 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 ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जनता की एक आवाज़ थी जी। कि इस तरीके से वो टिकट कटती है, तो जनता ने कहा साहब ये अगर कांग्रेस में आते हैं, तो कांग्रेस की विचारधारा को मानते हैं, तो ये उम्मीदवार हो सकते हैं। तो हमने जब उन्होंने अप्रोच किया कि हम कांग्रेस में आना चाहते हैं, आपकी रीति-नीति को मानते हैं, पार्टी आलाकमान से अप्रोच किया, पार्टी आलाकमान से हमसे पूछा, तो मैंने कहा जो पार्टी आलाकमान फैसला करे तो हम उसके साथ में हैं। वो पार्टी में आ गए, पार्टी में आने के बाद में पार्टी ने, आलाकमान ने उनको टिकट दे दी। चलिए, अब जो सीट दर सीट बात कर लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। दिल्ली में कुछ सीटों की बड़ी चर्चा है, राजस्थान की। उसमें सबसे ज्यादा चर्चित सीट है चूरू, सीकर, झुंझुनू, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और आपकी बाड़मेर और दौसा, सवाई माधोपुर, इन सारी सीटों की चर्चा होती है। चूरू चूंकि आपका बड़ा इंटरेस्ट रहा है और आप पहले भी तारानगर में काफी जोर लगाए हुए थे और अब आप चूरू में जोर लगाए हुए हैं। राहुल कसवा को लाने का क्या रहा, थोड़ा अगर आप कुछ अंदर की बात बता नहीं सकते नहीं, हैं। देखिए, आपके पास राहुल कसवा का फोन आया था कि आपने नहीं किया नहीं, था? मेरे पास कोई फोन नहीं है। मेरे पास पार्टी आलाकमान का फोन आया था कि राहुल कसवा कांग्रेस में आना चाहते हैं, आप स्टेट प्रेसिडेंट हो, आपकी क्या भावना है? मैंने वहाँ के लोकल लीडरशिप को पूछा, उन्होंने कहा अगर वो पार्टी की विचारधारा को मानते हैं, वो आते हैं, तो उनको पार्टी में बिना शर्त लिया जाए। हमने बिना शर्त उनको पार्टी में लिया। फिर आला कमान ने जो सर्वे या सब नेताओं से पूछ करके उनको पार्टी का टिकट दे दिया। वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो जीतेंगे। जीतेंगे? जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। लोगों ने कहा कि आप कहते हो कि विचारधारा को मानते हैं, लेकिन राहुल कसवा न कोई बयान प्रधानमंत्री पे देते हैं, न कोई बयान आरएसएस की विचारधारा पे देते। वो सिर्फ एक व्यक्ति को टारगेट करके बात करते हैं और राजेंद्र सिंह राठौर के खिलाफ उनके बयान होते हैं और वो अब भी आरएसएस की विचारधारा को ही मानते हैं। ये तो उनका टिकट कट गया, इस वजह से कांग्रेस में आ गए और गोविंद सिंह डोटासरा उनको ले आए। ये आपका कहना है कि वो आरएसएस की विचारधारा नहीं, को विरोधी, मानते हैं। उनके विरोधी कह रहे हैं। वो तो विरोधी तो कुछ भी कहेंगे। मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने बाकायदा खड़गे साहब के यहाँ ये कहा कि किसानों के साथ में सौतेला व्यवहार हो रहा है और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व है जो किसानों के संबल देने का काम करता है, उनकी आवाज़ उठाने का काम करता है। मैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मानता हूँ, मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो इसमें गोविंद डोटासरा कहाँ आता है? गोविंद डोटासरा से पार्टी आलाकमान ने पूछा स्टेट हेड के नाते, तो जनता का ये मानना था कि किसान परिवार से आते हैं और पार्टी की रीति नीतियों को मानते हैं, तो वो ज्वाइन करा लिया जाए। तो हमने कहा भाई ज्वाइन कराने में हमें आपत्ति नहीं है, ज्वाइन हो गए और टिकट मिल गया और जीतेंगे।
जीतेंगे, आप ऐसा दावा कर रहे हैं? दावा नहीं, मैं तो स्पष्ट ही कह रहा हूँ। स्पष्ट कह रहे हैं। हाँ ये तो चुनाव नतीजे बताएंगे। हाँ, तो वो तो आप बताएंगे, लेकिन मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ ना, जी। 100%। कितनी सीटों के लिए कॉन्फिडेंट है आप? मैं बीजेपी से ज्यादा आएंगी हमारी। बीजेपी से ज्यादा आएंगे? हाँ पक्का। बीजेपी ने पिछले 2 चुनाव में 25-0 किया। आपका आखिरी बेस्ट था 20 सीटें 2009 में जीते थे। इस बार कोई नंबर प्रिडिक्ट करना चाहेंगे? वो भी हो सकता है, 2009 की पुनरावृत्ति भी हो सकती है। कोई बड़ी बात नहीं, कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जब वाजपेयी जी थे, फील गुड हुआ था, तो फील गुड के बाद में जो परिणाम आए थे और यूपीए सरकार बनी थी, तो इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है, तो सीटें यहाँ भी 2009 जैसी आ जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन कुछ जानकारों ने कहा कि पीसीसी अध्यक्ष रहते हुए, उन्होंने एक तरीके से आरोप लगाया कि पीसीसी अध्यक्ष रहते हुए गोविंद सिंह डोटासरा से टिकट कई जगहों पे गलत बंटे। और उदाहरण उन्होंने दिया कि जैसे जयपुर में सुनील शर्मा को टिकट दिया, फिर वापस लेना पड़ा। फिर वहाँ राजसमंद से सुदर्शन रावत को टिकट दिया, उन्होंने तो कह दिया कि हमको टिकट चाहिए ही नहीं था। फिर दामोदर गुर्जर को राजसमंद भेजा, पहले उन्हें भीलवाड़ा दे दिया, फिर भीलवाड़ा सीपी जोशी को ले आए। बांसवाड़ा डूंगरपुर में कांग्रेस कुछ क्लियर ही नहीं कर पा रही है, तो क्या मिसमैनेजमेंट हुआ? तो आप देखिए, पहली बात तो पार्टी की टिकट देने का काम पार्टी की सीईसी करती है, केंद्रीय नेतृत्व करता है। गोविंद डोटासरा टिकट नहीं बांटता है, न गोविंद डोटासरा ने टिकट बांटी है। जो सर्वे आते हैं, जो यहाँ के लोकल लीडर का फीडबैक होता है, स्क्रीनिंग कमेटी उसमें नामों को स्क्रीन करती है, उसके बाद में हम सीईसी में जाते हैं और सीईसी से फिर नाम डिक्लेयर होते हैं। तो इसमें गोविंद डोटासरा एक व्यक्ति जरूर है, लेकिन काफी लोगों का जो आपसे है भी तो फीडबैक लिया जाता नहीं है? लिया जाता है ना, कहाँ दिक्कत आ रही है? तो उसमें कोई तो दिक्कत इन सब जगहों पे आपसे चूक हुई? नहीं। क्यों हुई मेरे से चूक? पार्टी, जब मैं टिकट बांटने वाला ही नहीं हूँ, तो मेरी से चूक कैसे हो सकती है? आपसे पूछा आप गया होगा। बताइए, हारे हुए लोगों को टिकट दिया जी बीजेपी ने। जी भागीर चौधरी 30,000 वोट आए, हारा, टिकट दिया। परिवारवाद की बात करने वाले हैं तो नाथद्वारा से जो विश्वेंद्र सिंह, जो भी नाम है, विश्वनाथ सिंह जी, उनको टिकट दिया और फिर उनकी पत्नी को फिर एमपी टिकट दे दिया। जी। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी जो करे वो तो सही का है, और कांग्रेस करे तो क्या गड़बड़ हो गई डोटासरा से? डोटासरा कोई टिकट बांटने वाला नहीं है। हम सब लोग अपना मत पार्टी आलाकमान के सामने रखते हैं। पार्टी आलाकमान जो फैसला करता है वो अंतिम फैसला होता है। हम अभी सिर्फ चूरू सीट पे बात कर पाए, अब हम बात कर लेते हैं आपकी जो गृह सीट है सीकर। सीकर में अमित शाह जी की रैली हो रही है, चूरू में प्रधानमंत्री खुद आए। राहुल गांधी और सोनिया गांधी आज सोनिया जी का जयपुर में हुआ, लेकिन उस तरीके की आपके राष्ट्रीय नेतृत्व का दौरा नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो रहा? खड़गे साहब चित्तौड़ में गए कल जी। आज सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे साहब आए हैं। 11 तारीख को राहुल गांधी जी अनूपगढ़ में और फलोदी में मीटिंग करेंगे, पब्लिक मीटिंग करेंगे। 15 और 16 को टेंटेटिव है, अभी फाइनल नहीं है। प्रियंका जी का भी प्रोग्राम बनेगा, खड़गे साहब का दोबारा बनेगा, राहुल जी का बनेगा, सभी लीडरशिप करेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सीकर के कुछ लोगों ने आरोप लगाया, और खास करके आपको चाहने वाले आपके जो विरोधी हैं उन्होंने, कि बोले कि अगर इंडिया गठबंधन करना था, जिसकी बात करती है कांग्रेस पार्टी, तो बोले कि श्रीगंगानगर से शिवपत राम मेघवाल जो 60,000 वोट मिला था, श्रीगंगानगर में उनको सीट दी जा सकती थी। सीकर में जो सीताराम लांबा टिकट की तैयारी कर रहे थे चुनाव की, गोविंद सिंह डोटासरा ने ये सीट जानबूझ करके अमरा राम को दे दी ताकि कोई यहाँ दूसरा बड़ा लीडर ना बनने पाए, ऐसा आरोप लगाया। ये आरोप बिल्कुल गलत है जी। जब इंडिया अलायंस में काफी वर्षों से, यूपीए में हो चाहे इंडिया अलायंस में हो, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जब है अलायंस का पार्ट है, और जब पार्टी आलाकमान ने तय कर लिया कि हमको एक सीट उनको देनी है, तो 1.25 लाख वोट आए हुए थे चूरू में उनके, 97,000 वोट आए हुए थे सीकर डिस्ट्रिक्ट में, और 67,000 वोट आए हुए थे गंगानगर में, श्री गंगानगर में। ठीक है, तो चूरू में जब राहुल कसवा की टिकट फाइनल कर दी, तो नेचुरली अगर एक टिकट कम्युनिस्ट पार्टी को मिलेगी तो जहां उनके मत प्रतिशत ज्यादा होंगे वहीं मिलेगी। ये तो नेचुरल बात है, और वो फैसला भी अलायंस की कमेटी करती है, और फिर खड़गे साहब उस पर मोहर लगाते हैं। तो इसमें गोविंद डोटासरा कहां से आ गया? अगर पार्टी आलाकमान
चूरू में देती तो चूरू, उन्होंने सीकर में दी तो सीकर, वो गंगानगर देती तो सगन, उन्होंने मांगी 3 ही थी। अब 3 में वोटों प्रतिशत से चूरू नंबर 1 जो अभी एमएलए इलेक्शन है, सीकर नंबर 2 और गंगानगर नंबर 3। तो इसमें पार्टी आलाकमान ने निर्णय लिया है, उसमें गोविंद डोटासरा के कहने से कोई टिकट थोड़ी मिलती है, बताइए आप। आप बहुत स्मार्टली जवाब देते हैं कि जो रहे पार्टी आला कमान। हाँ, वो ही करते हैं फैसला। आपका सुझाव बहुत इंपॉर्टेंट है जी। क्योंकि आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं। सीकर का चुनाव कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है, हम जीतेंगे सीकर में बिल्कुल। अमराराम जी पिछले कई चुनाव हार रहे हैं। नहीं, वो अलायंस नहीं था। अच्छा, अलायंस होने के बाद में कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और आरएलपी और आप, जब सब पार्टियां मिलकर के और एक ऐसे व्यक्ति को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है जो 5 बार एमएलए रहा है, जो किसानों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए हमेशा संघर्ष का जीवन उसने जिया है, तो निश्चित रूप से उनके प्रति वातावरण बना है। और 10 साल से जो सुवेदानंद सरस्वती जी जो सांसद हैं, तो वो कुछ कर नहीं पाए, वो कुछ बता नहीं पाए, कुछ भी कर नहीं पाए, तो निश्चित रूप से लोगों ने मन बना लिया कि अब हम बाहरी उम्मीदवार को बर्दाश्त नहीं करेंगे और 10 साल का इनका कार्यकाल अच्छा नहीं है। और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस का इंडिया अलायंस है, ये मजबूत है, इसको वोट देंगे और उनको जिताएंगे। सुमेधानंद जी ने एक बयान दिया था आपको, अगर आपको याद हो, तो उन्होंने कहा कि ये जो जाट हाउसिंग बोर्डिंग हाउस है ये गुंडों की फैक्ट्री है। अगर उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है तो इससे निंदनीय कोई बयान हो नहीं सकता। जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। किसी भी संस्था के प्रति आप इस तरीके की अगर बयान देते हो तो मैं समझता हूं कि मति नष्ट होने वाली बात है ये। और एक साधु, एक संत अगर किसी संस्था के बारे में, जिस संस्था से हजारों ऐसे लोग निकले हैं जो आज आईएएस भी हैं, आरएएस भी हैं, मेरे पिताजी भी वहाँ रह के पढ़े हैं, नारायण सिंह जी भी वहाँ रह करके पढ़े हैं, पीएस जाट जो एमडी चेयरमैन रहे वो भी वहाँ रह करके पढ़े हैं, कई आईएएस वहाँ से निकले हैं, कई अमेरिका में बैठे हैं, कई कनाडा में बैठे हैं, कई यूरोप में बैठे हैं। आप बताइए, ऐसे किसी भी संस्था को कि सारे के सारे बेकार है, अगर ऐसा बयान उन्होंने दिया है तो वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत है। अच्छा, और चूरू की बात हो गई, सीकर की बात हो गई। आप, एक ज़माना था, मैं आपको बताऊं कि हम लोग पढ़ते हैं कि भाई कांग्रेस का टिकट मिलना मतलब जीत की गारंटी होती थी। अब हमने देखा कि कांग्रेस का टिकट लेने के लिए तैयार नहीं लोग, और कह रहे हैं कि हमारा चुनाव लड़ने का मन नहीं था। झुंझुनू में बृजेंद्र ओला ने कहा कि भाई मेरी तो चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी। प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी यही बयान दिया। फिर आपने जो राजसमंद में टिकट दिया उन्होंने भी यही बयान दिया। क्या कुछ? पहली बात तो ये गलत बात है कि कांग्रेस की टिकट कोई लेने वाला नहीं। एक सीट के ऊपर 5 से लेकर 10 लोग हमारे पास में कार्यकर्ता थे जो टिकट की डिमांड कर रहे थे। उनके नामों पे विचार हुआ, सर्वे हुआ, पार्टी ने विचार करके दिया। एक बात। दूसरी बात, जो बृजेंद्र ओला जी ने बयान दिया, तो मैं समझता हूँ कि उनका जो भावार्थ था उसको गलत तरीके से लोगों ने समझा। उनका ये कहना था भाई मैं तो एमएलए बन गया था, लेकिन पार्टी ने कहा कि सर्वे आपका आया है, आप जीत सकते हो, लोगों में लोकप्रियता है और आप बेस्ट उम्मीदवार हो, आप पार्टी का चुनाव लड़िए। तो उन्होंने कहा मैंने शहर स्वीकार कर लिया। इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। यूं तो राजेंद्र जी राठौड़ साहब ने भी बयान दिया था कि मैं राजसमंद से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, लेकिन उनको नहीं मिली टिकट। आप घूम फिर के राजेंद्र जी पे आ नहीं, जाते मैं हैं। आ नहीं रहा हूँ, उनका बयान मैंने पढ़ा था। तो मैं, हमारे अभी वो बयान आप खूब पढ़ जोर रहे लगाए हो हुए तो हैं। मैं उनका भी बयान तो बीजेपी अभी वो वालों का भी खूब तो जोर बताओ। लगाए हुए हैं। अब तो कहाँ से टिकट मिलेगी बताओ? नहीं, लोकसभा में प्रचार तो कर रहे हैं ना। नहीं करना चाहिए, वो तो करेंगे तभी जिंदा रहेंगे। राजनीति में जो व्यक्ति जिंदा रहना चाहता है आप उसको उनके पार्टी के बयान लिए काम सुनते करना हैं? पड़ता है। उनके बयान नहीं, वो तो सोशल मीडिया पे आजकल सबके बयान क्या आते सुना हैं। आखिरी उनका बयान आपने? आखिरी तो आज सुना है कि उन्होंने ये बोला है कि मैंने आपकी आदतें बिगाड़ दी, आप लकड़ी की चोरी, तस्करी, आप डीजल की तस्करी, आप पता नहीं किसकी तस्करी, पेट्रोल की, डीजल की, लकड़ी की और दारू की ये करते हो, तो आप समझ लेना कि अब मैं मदद नहीं करूंगा अगर आपने वोट नहीं दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये तो इससे गलत कोई बयान हो नहीं सकता। इसको हम लोग भर्त्सना करते हैं। ऐसा बयान अगर उन्होंने दिया है तो, अगर उन्होंने दिया है तो
सोशल मीडिया पे चल रहा है, कितना सही है कितना गलत है मैं नहीं कह सकता, बट अगर ऐसा बयान जो चल रहा है तो ये तो बहुत गलत बयान है। इसका मतलब आप तस्करी और ये सब चीजें आप करवाते हो और इसके बदले आप वोट लेते हो, तो यही है क्या 400 पार अब की बार मोदी सरकार 400 पार, ये 400 पार का मॉडल यही है क्या जो राजेंद्र जी राठौड़ साहब ने आज बोला है? आपका आरोप है तो मैं राजेंद्र जी से इस पे नहीं भी नहीं, मैं सवाल आरोप करूंगा। नहीं कह रहा हूं, अगर उनका बयान ऐसा है तो वो तो अब वो बताएंगे कि मैंने बयान दिया या नहीं दिया, वो तो वो उनको बताना है। लेकिन जो सोशल मीडिया पे चल रहा है अगर ऐसा है तो मैं समझता हूं इससे गलत बात तो कोई हो नहीं सकती। अच्छा, एक और सीट पे बात कर लेते हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा। जी वहां से उम्मीदवार जी आरएलपी से आकर के चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। बिल्कुल वहां आप खुद भी गए जी नामांकन में, बिल्कुल। किससे आप सीधी टक्कर मानते हैं? कैलाश चौधरी से, रविंद्र सिंह भाटी से? नहीं, वो दोनों आपस में निपट जाएंगे, हम बहुत भारी मतों से जीतेंगे वहां। नंबर 2 वो कौन दोनों ही रहेगा बीजेपी का आपके हिसाब? आपसे मैं पूछूंगा तो आप कहेंगे कि जीत रहे हैं उम्मीदवार राम जी, हाँ ऑब्वियस सी बात है भाई। पक्का जीत रहे हैं। उनसे पूछूंगा तो वो कहेंगे मैं जीत रहा नहीं, हूँ। वो तो जब तक रिजल्ट नहीं आता सभी कहेंगे, लेकिन वो तो तो आप सीधा दूसरे सीधा नंबर पे कौन गणित है, रहेगा? सीधा सीधा गणित है कि दोनों बीजेपी के लोग हैं। हाँ, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया भाटी रविंद्र सिंह साहब भाटी को, बीजेपी के हैं। 100% बीजेपी ज्वाइन किया उन्होंने, बीजेपी से टिकट मांगी है, बीजेपी ने टिकट नहीं दी तो इंडिपेंडेंट लड़े हैं, बीजेपी को हरा करके वो चुनाव जीते, कांग्रेस को हरा करके वो चुनाव जीते हैं। तो उनका वोट बैंक तो बीजेपी का ही वोट बैंक है, कांग्रेस का वोट बैंक थोड़ी है उनका। तो दूसरे नंबर पे कौन रहेगा? वो तो वो तय करें कौन रहे, किस में कितना दम है देखेंगे। वो तो हम तो जीत रहे हैं, अच्छे वोटों से जीत रहे हैं हम। नहीं, फिर भी आपको लग रहा होगा कि इससे फाइट। एक कुछ लोगों ने कहा कि कांग्रेस ने भी एक बड़ी स्ट्रेटजी अपनाई है कि कांग्रेस के जो लोकल लीडर हैं वो रविंद्र सिंह भाटी पे अटैक कर रहे हैं और रविंद्र सिंह भाटी कांग्रेस पर। नहीं, हमने और कोई अटैक नहीं किया, मैंने जैसे तो कोई हेमा अटैक राम नहीं जी किया। ने कहा ना, देखो कौन क्या कहता है, किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते आप राजनीति में, जंग में, और सब कुछ जायज है, विचारधारा की बातें होती हैं, सब चीज होती हैं, लेकिन मैंने उनके ऊपर कोई तंज नहीं कसा। मैंने एक बात कही थी मेरे स्पीच में कि निर्दलीय का मतलब है कि वो बीजेपी ही है, कांग्रेस नहीं है। और वो मैंने इसलिए कहा कि वो यहाँ विधानसभा में निर्दलीय विधायक रहते हुए हाँ पक्ष के साथ बैठते हैं, ना कि ना पक्ष के साथ। तो जब जो व्यक्ति हाँ पक्ष के साथ बैठता है विधानसभा में तो वो बीजेपी का ही उम्मीदवार एक तरीके से उनके सहयोगी ही माना जाता है, न कि कांग्रेस का। चलिए, एक बात और लोगों ने कही, जो मैं स्थानीय जानकार पत्रकारों से जब पूछ रहा था तो मैंने पूछा कि क्या पूछना चाहिए डोटासरा जी, उन्होंने कहा कि एक सवाल जरूर पूछिएगा कि जैसे दिल्ली में जिसकी चर्चा है, राजस्थान से वहाँ पे जिन कांग्रेस उम्मीदवारों की, वो चूरू से राहुल कसवा हैं, वो उम्मेदा राम है बाड़मेर से, और उसके बाद की सीट की चर्चा हो रही है तो नागौर सीट की भी चर्चा है। तो बोले कि जो हवा बनी है वो आयातित लीडर है उनकी वजह से ही हवा बन रही है, ऐसा है क्या? आयातित कैसे? दूसरी पार्टियों से आए हुए। तो बीजेपी में तो 70% कांग्रेस से गए, तो फिर बीजेपी की हमारी वजह से हवा है। आयातित क्या होता है? जब उन्होंने ज्वाइन किया है, जिस पे कोई आरोप नहीं है, हमारे को जिन व्यक्तियों ने ज्वाइन किया, तीनों व्यक्तियों ने, उन पे कोई आरोप नहीं है। हमारे यहाँ से तो जो ये दिल्ली में लेके गए हैं, चाहे वो आप कितने ही बड़े हमारे असम के मुख्यमंत्री को ले लीजिए, और किसी को ले लीजिए, उन पे तो हजारों करोड़ रुपए के आपके आरोप यहाँ तो लगाए ऐसा हो इन्होंने। रहा है कि आदमी सो जा रहा है और सो के उठ रहा है फिर कह रहा है कि नहीं मैं तो गलत जगह था। नहीं, वो तो एक गलत परंपरा पड़ गई। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से बीजेपी में आरएसएस और बीजेपी के लोग भी जो काफी संजीदा लोग हैं, वो भी इस बात से काफी नाराज हैं कि आप चाहे जिसको ले रहे हो। अमित शाह जी का बयान जोधपुर में जो दिया गया कल परसों, उसका आप अगर देखोगे तो आप पाओगे कि क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो आ रहा है कांग्रेस से उसको आप गले लगा लो, वोट ले लो, उनको कुछ नहीं मिलने वाला, वो आपका स्थान नहीं ले सकते, बीजेपी के लोगों को ही मिलेगा, बीजेपी की सरकार में कुछ भी मिलेगा। तो आप बताओ फिर आप क्यों ले जा रहे हो भाई? केवल वोट लेने के लिए ले जा रहे हो? आप अमित रोक शाह जी क्यों का नहीं पा बयान रहे है। हैं? आप अपने लोगों को रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? नहीं, रुके हुए ही हैं, कौन जा रहा है? महेंद्र ढंग जीत से मालवी चुनाव गए। लड़ेंगे। वो अपने कोई व्यक्तिगत स्वार्थ से गए हैं, डर से गए हैं, भय से गए हैं, चले गए होंगे, महेंद्र क्या जीत फर्क पड़ेगा? मालवी बड़े नेता बांसवाड़ा इलाके के। बड़े नेता कांग्रेस ने बनाया भाई, बड़े नेता घर से थोड़ी पैदा होते ही बड़े नेता बन गए। आज मेरी अगर कोई हैसियत है 2 पैसे,
तो मेरी पार्टी की वजह से है ना। तो उनकी पार्टी ने हैसियत बनाई और पार्टी को धोखा देके चले गए, तो जनता उनको सबक सिखा देगी। चलिए, आपने बहुत सारे सवालों के बड़े बेबाकी से जवाब दिए। एक अब आखिर में कुछ एक दो सवाल आपकी पुरानी चुनाव विधानसभा की समीक्षा पे पूछ लेता हूं मैं, कि विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस और बीजेपी का अंतर रहा वो 7,63,794 वोटों का रहा मात्र। अगर आरएलडी को हटा देंगे तो 8,45,672। आप पीसीसी चीफ थे, आप प्रदेश अध्यक्ष थे। क्या आपको नहीं लगता कि आपका अगर बूथ मजबूत होता, जो राजस्थान के 52,000 बूथ थे, जो इकाइयां थी जिलों की, जिलों में अध्यक्षों का चुनाव था, बूथ ब्लॉक, इन सब जगहों पे कांग्रेस का संगठन कमजोर रह गया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हमने पहली बार राजस्थान में मंडल स्तर पे मंडल अध्यक्ष, मंडल की कार्यकारिणी, ग्राम पंचायत की इकाइयां, बूथ अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक की कार्यकारिणी, जिले की कार्यकारिणी बनाई। ये जरूर है कि हम थोड़ा लेट हो गए क्योंकि हमारे संगठनात्मक चुनाव आ गए। उससे पहले कोरोना था, फिर संगठनात्मक चुनाव आ गए, तो इस वजह से हम लेट जरूर बनाया। उसका लेकिन नुकसान आज हुआ? भी लेट बनने से संगठन लेट बनता है तो थोड़ा बहुत तो नुकसान होता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट हमने उसको कवर कर लिया और अच्छा चुनाव लड़ा। संगठन ने अच्छा चुनाव लड़ा, सरकार की अच्छी योजनाएं थी, तभी तो पिछले वोटों से भी 16 लाख वोट ज्यादा लेके आए हम। और हमारे 24 लोग 2,000, 2,500, 3,000, 5,000, 4,000 से चुनाव हार गए। तो इक्वेशन ऐसी बन गई कि हम चुनाव हार गए, बट जनता में जो परसेप्शन था, जनता में जो चर्चा थी, जनता में जो रिस्पॉन्स था, वो तो यही था कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आकर के और झूठ पे झूठ बोले, चाहे जैसे बोले, अब वो लाल डायरी बोले, कभी भ्रष्टाचारी बोले, कभी पेपर लीक बोले, तो आप और उसका ऐसे काउंटर नहीं कर परसेप्शन। पाए ना? नहीं, क्यों नहीं कर पाए? काउंटर किया तब तो हम 39% वोट लेके आए, हम 16 लाख वोट ज्यादा लेकर के आए। लेकिन ठीक है, चुनाव है, वो जीते हम हारे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा संगठन कमजोर था, बहुत सारे लोगों ऐसा नहीं, हमारी सरकार की अच्छी योजनाएं नहीं थी, हमारी योजनाएं अच्छी थी, हमारा संगठन अच्छा था, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और हम 70 सीट लेकर के आए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान अशोक गहलोत मुख्यमंत्री और सचिन पायलट के बीच की दूरियों की वजह से हुआ। आप ऐसा मानते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब दोनों में सब ठीक है? हाँ, एकदम अच्छा है। हाँ। आज ही साथ थे, अच्छा। कल परसों जोधपुर में साथ थे, रोजाना साथ रहते हैं, हर मीटिंग में रहते हैं। जब आप लोग बांसवाड़ा बाड़मेर में साथ थे, जी, तो एक सज्जन थे दिल्ली में, हमारे बगल बैठे थे, बोले कि यही पहले साथ आ गए होते तो विधानसभा में ज्यादा फायदा हो जाता। साथ ही ये थे, लेकिन साथ गए थे लोगों ने विधानसभा कहा में भी। कि बहुत रेयर स्थिति थी कि बिना राहुल गांधी के अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक मंच पर हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो वो बातें तो बहुत पुरानी हो गई। 2 साल पहले जो भी बात थी वो बैठ करके खड़गे साहब, राहुल गांधी जी के सामने क्लियर हो गया, और उसके बाद में कभी कोई दिक्कत नहीं है। कभी सब एक साथ मिलकर के बात करते हैं। हमारी यहाँ जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग है हुई, 10 मीटिंग हुई, 10 में से 9 में सचिन पायलट उपस्थित रहे। ऐसा थोड़ी है। कंपेनिंग में हम साथ गए, कल भी हम साथ थे, आज भी हम साथ गए। बात हो रही है आप लोगों और की? 100% है, बहुत मजे से हो रही है, बहुत अच्छे से हो रही है, और जीत के दिखाएंगे सब मिल करके। राहुल गांधी से भी बातचीत होती है आपकी? क्यों नहीं होती है, हमारे क्योंकि नेता देखिए, हैं। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके जितने नेता छोड़ के जाते हैं वो कहते हैं कि वहां पहुंच नहीं पाते, बात नहीं होती, सुनते नहीं है, बिस्किट खिलाते हैं, इस टाइप की। देखिए, जो जाता है वो कुछ न कुछ कमियां निकाल के जाता है। वो अपने पे नहीं लेता है ताकि मैं मेरे स्वार्थ से जा रहा हूँ, या मैं डर के जा रहा हूँ, या मैं भय से जा रहा हूँ, या मैं माल कमाने जा रहा हूँ। कोई नहीं कहता है। वो कुछ न कुछ नेतृत्व पे कमी निकाल करके जाता है। ये हर पार्टी में होता है, कोई एक कांग्रेस में नहीं है। हर पार्टी का व्यक्ति यही कहेगा, जो जाता है वो कहता है साहब वो पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग भी हमारी पार्टी से गए हैं, उनको जो बिग टावर बनाया है, जो उनकी हैसियत बनाई है, जो उनकी पॉपुलरिटी हुई है, वो कांग्रेस पार्टी से हुई है। अब वो कांग्रेस पार्टी से जाकर के किन लालच में जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, उसके बाद में अगर अनर्गल आरोप लगाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी डायरेक्ट बात हो जाती है फोन पे? आप हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं होती है? 100% हो सकती है। अच्छा, हो सकती है या हो जाती है? नहीं नहीं, अभी भी हो सकती है, हाँ। कभी भी हो सकती है। जब मर्जी आए, जब कोई बात होती है तो हम करते हैं। अच्छा। हम तो साथ रहते हैं। 21 दिन तक हम भारत जोड़ो यात्रा में डेली साथ रहते थे। सुबह उसी गाड़ी में बैठ के जाते, पूरे दिन साथ रहते। और खड़गे जी से कैसी बात है? खड़गे से भी अच्छी है, खड़गे साहब से भी क्यों नहीं है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।
हर तीसरे चौथे दिन उनका मैसेज भी आता रहता है, बात होती रहती है, हम भी बात करते रहते हैं। हमारी लीडरशिप में और बीजेपी की लीडरशिप में ये बेसिक फ़र्क है। हमारी लीडरशिप से, आला कमान से हमारे सब लोगों की बात अच्छी तरीके से हो सकती है। मोदी जी से मिल सकता है कोई? अमित मिलते शाह हैं, जी से उनके मिल नेता तो सकता है कोई? मिलते हैं। कौन मिलता है? जब चुनाव आते हैं तब मिलते हैं भाई साहब। ये तो हर दूसरे दिन कोई न कोई तस्वीर आती है। मैं वो हरीश मीना जी को पूछो, एमपी बीजेपी के रहे थे। उन्होंने कहा 5 साल में मोदी के सामने मुँह खोलने की हमारी हिम्मत नहीं हुई और कभी कोई चर्चा नहीं हुई, इसलिए मैं तो बीजेपी छोड़ कर के कांग्रेस में आया, फिर एमएलए बन गया, अब एमपी लड़ रहे हैं। पूछो आप। हुँ। ये आपके आरोप हैं, इन आरोपों हाँ, पे हम बीजेपी के नेताओं से भी सवाल हाँ, पूछेंगे। क्यों नहीं, पूछ लेना। और वो हाँ अशोक थोड़ी गहलोत करेंगे। जी से आपका कैसा है? बहुत अच्छा है, सीनियर लोगों लीडर है ने हमारे। एक बड़े जानकार हैं, वो कह रहे थे कि डोटासरा जी और सचिन पायलट में यही फर्क है कि डोटासरा जी अब भी कुछ करते हैं तो अशोक गहलोत को लूप में लेके करते हैं, सचिन पायलट जो है लूप में नहीं ले रहे थे, इसलिए उनको नुकसान। नहीं, मैं अशोक गहलोत जी को भी लूप में लेता हूँ, हम्म। चर्चा करता हूँ। कोई भी फैसला लेने से पहले मैं, सचिन पायलट भी मेरे से पहले अध्यक्ष रहे हैं, तो मैं उनसे भी चर्चा करता हूँ। मैं चंद्रभान जी, बीडी कल्ला जी, हेमाराम जी, जो वरिष्ठ नेता हैं, मेरे से पहले अध्यक्ष रहे हैं, उनसे भी चर्चा करता हूँ। ये हमारी ड्यूटी में आता है, क्योंकि वो सीनियर लीडर हैं, हमसे पहले इस पद पे रहे हैं, तो उनसे सबसे चर्चा करके हम फैसला करते हैं। चलिए आखिरी सवाल, कांग्रेस राजस्थान में कांग्रेस गठबंधन जो होना था बांसवाड़ा में, वो क्यों नहीं हो पाया? वो अलायंस कमेटी तय करती है, तो वो ही बता सकते हैं। मैं इस पे कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि मैं नया अलायंस कमेटी में हूँ, न मैंने कोई फैसला किया, क्यों नहीं हुआ, क्यों, क्या आपको दिक्कत लगता है आएगी। गठबंधन हो जाता तो फायदा रहता? नहीं, देखिए, जब इंडिया अलायंस का पार्ट अगर वो बनते तो बीएपी। फायदा था, बीएपी तो फायदा था। अगर इंडिया अलायंस का वो गठबंधन नहीं बनते हैं तो कोई फायदा नहीं है। वो क्या चाहते हैं, आपसे बात हुई कभी? मेरी, वो ये कहते हैं हमको बीजेपी को हराना है। आप भी कहते हैं हमको बीजेपी को हराना है। बिल्कुल, तो लेकिन दोनों साथ क्यों नहीं आ पा रहे हैं? नहीं, वो तो अलायंस कमेटी की कहाँ दिक्कत आई, किस राजकुमार रौत से स्टेट में आपकी बात दिक्कत हुई आई? कभी? हाँ, होती रहती है, वो एमएलए मेरे साथ का, क्यों नहीं होती है? तो क्या इस चुनाव में कुछ हो पाएगा, बात बन पाएगी या फिर देखिए, वो पार्टी आला कमान करेगी, वो हमारे ऐसा तो नहीं होगा अलायंस। कि आप साइलेंट कमजोर कैंडिडेट दे देंगे और राजकुमार नहीं, रौत नहीं, को? वो तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब अलायंस होगा या पार्टी हाईकमान पे कोई फैसला इस तरीके का होता तो हम आपको बता देते। आज तो हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए कुछ भी सब ठीक है। आखिर में एक नंबर अगर बताना चाहें गोविंद सिंह डोटासरा कि इतनी सीटें कांग्रेस पार्टी राजस्थान में जीत सकती है या जीतने की ताकत रखती है? मोदी जी की नई मन बड़को तो आवे को नहीं, बड़को समझो, सपना। मोदी जी की नहीं मन बड़को तो आवे को नहीं कि 400 पार, 370, 69 भी नहीं, 71 भी नहीं, 401 भी नहीं, 399 भी नहीं। मैं जेकि लोगों को परसेप्शन देखूं, लोगों का जगह विचार सुनूं, लोगों की भावना मैं पढ़ूं, फील्ड में मैं जाऊं, तो मने आ महसूस हुआ है कि अब की बार 25 माऊ बीजेपी से एक भी ज्यादा आवे, लेकिन कांग्रेस की ज्यादा आवेगी। चलिए, ऑन दैट नोट, आपने अभी गोविंद सिंह डोटासरा को सुना, जो 4 बार के सीकर के लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से विधायक हैं, अभी फिलहाल पीसीसी चीफ हैं और इनका कार्यकाल बढ़ा है। ये बहुत कम ही होता है कि किसी चुनाव में हार के बाद किसी अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़े, तो आपका कार्यकाल इसमें अलग एक उदाहरण के तौर पे दिया जा सकता है। ये पूरी बातचीत बड़ी बेबाकी से हुई, इस पर आप क्या सोचते हैं, आप, हमें लगता है आप कमेंट करके बताएंगे। चलते चलते एक सवाल और ध्यान में आ गया मेरे कि लोग ये भी कहते हैं कि जो मदेरणा परिवार है, जो जाखड़ परिवार है, उसके बाद जो है जाट लीडरशिप में कांग्रेस में एक बड़ा नेता गोविंद सिंह डोटासरा के तौर पे तैयार हुआ। तो क्या गोविंद सिंह डोटासरा अपने को जाट लीडर मानते हैं या फिर आपका दखल जो और बिरादरियां हैं नहीं, उनमें भी है? देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो 36 कौमों को साथ लेकर के हमारी पार्टी चलती है। इसमें जाति के आधार पे न तो कोई फैसले होते हैं, न कोई नेता होता है। तो मैं तो कांग्रेस का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, जिसको पार्टी ने मौका दिया, मैं प्रधान बना, मैं 4 बार एमएलए बना, मैं जिले का अध्यक्ष बना, मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष बना, मैं विधानसभा में विपक्ष में चीफ व्हिप बना, आज मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ।
4 साल के लगभग मुझे हो गए हैं। ये एक सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी ने काम करने का अवसर दिया है और सबको साथ लेकर के काम करने का अवसर दिया है। 3600 कौमों को साथ लेकर के मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ, नहीं कि मैं कोई जाति विशेष के आधार पे। तो गोविंद सिंह डोटासरा के भारतीय जनता पार्टी पे अपने आरोप हैं, इनके अपने दावे हैं, चुनाव में जीतने की बातें हैं, इन सब पे आप क्या सोचते हैं? और जो फूफा जी के फटकारे और तमाम चीज़ों पे बातचीत हुई, उस पे आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी मोहन हैं। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।